नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं धातु और अधातु में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है, रसायन की भाषा में जब हम लोग अंतर की बात करते हैं तो उसके दो प्रॉपर्टीज हम लोग लेके चलते हैं। एक होता है भौतिक यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक होता है केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि रासायनिक गुण। तो यहाँ पे एक तालिका है जिसपे हम लोग एक एक पॉइंट पे बात करेंगे और उसको समझते चलेंगे। उसमें आने वाले जो शब्दावली है उसको भी समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। धातु एक तरफ है और एक तरफ अधातु है। धातु को इंग्लिश में कहते हैं मेटल और अधातु को कहते हैं नॉन मेटल्स। अब इसके भौतिक गुणों के बारे में बात करते हैं, यानी कि ये देखने में कैसा है, चमकीला है, कठोर है, ठीक है, पारदर्शी है कि नहीं है, इसको गर्म करने पे इसी कितने टेम्परेचर पे गल जाता है, यानी ठोस से लिक्विड में बदल जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें देखेंगे। तो पहला पॉइंट इसमें आता है अवस्था, यानी कि ये किस अवस्था में हमें प्राप्त होती है, यानी पृथ्वी पे किस अवस्था में मिलती है सामान्यतया। तो जो धातु होती है वो लोहा जैसे होता है, तांबा, सोडियम, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, ठोस अवस्था में मिलते हैं। लेकिन सिर्फ एक इसमें एक्सेप्शंस है, जैसे कि पारा जो होता है, आपने पारा देखा होगा, थर्मामीटर, आजकल तो डिजिटल थर्मामीटर आ गए हैं। लेकिन जो लोग केमिस्ट्री लैब से होके आए होंगे बीएससी में, तो वहां पे उन्होंने केमिस्ट्री लैब में भी थर्मामीटर देखा होगा। और नहीं तो आपने बचपन में डॉक्टर के पास अगर गए होंगे तो वहां पे भी थर्मामीटर वाला आपने देखा होगा जिसमें पारा रहता है, ठीक है। तो एक पारा ही है जो एक धातु है जो सामान्य अवस्था में लिक्विड में रहता है, और बाकी जितने भी धातु हैं वो ठोस अवस्था में रहते हैं। और इनमें क्या होता है, आघात वर्ध्यता होती है। आघात वर्ध्यता मतलब क्या होता है कि इनको पीट पीट के पतली चादरों में मतलब रूपांतरित किया जा सकता है। जैसे लोहा है, लोहे को क्या किया जा सकता है, पीट पीट के पतला चादर बनाया जा सकता है, ठीक है। तांबे को भी पीट पीट के क्या कर सकते हैं, पतला चादर उसका बना सकते हैं। और इसके तार यानी इसको खींचा भी जा सकता है, इसके बहुत पतले पतले तार भी बनाए जा सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो बिल्डिंग मटेरियल की शॉप्स होती हैं वहां पे जो छड़ बांधने वाला तार होता है वो क्या होता है, लोहे का होता है, ठीक है। तांबे का आपने देखा होगा, कॉपर, जितने भी घर में जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है जैसे पंखा हो गया या जो स्टेबलाइजर हो गया, इसकी जो इसमें जो स्टेबलाइजर में जो ट्रांसफार्मर रहता है उसमें भी क्या होता है, तांबा लगा होता है, तांबे से बना रहता है। अब इसी में अधातु में बात कर लेते हैं कि अधातु क्या होता है, ठोस, द्रव्य और गैस, यानी कि द्रव मेटल की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। जैसे कि गंधक जो होता है वो ठोस अवस्था में मिलता है, ब्रोमीन जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में मिलता है, और ऑक्सीजन जो कि गैस अवस्था में मिलता है। और अधातु क्या होते हैं, ये ठोस और भुरभुरे होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट भौतिक गुण में, पारदर्शिता। पारदर्शिता मतलब क्या होता है, जिसके आर पार देखा जा सके। जैसे कि आपके कार का शीशा होता है, हम उसके आर पार देख सकते हैं। लेकिन कागज का पन्ना होता है, हम उसके आर पार नहीं देख सकते हैं। आपके घर की जो दीवार है उसके आर पार हम नहीं देख सकते। लकड़ी का कोई अगर गुटका है उसके अभी आर पार हम नहीं देख सकते, उसको अपारदर्शी कहते हैं। तो जो धातु है, जैसे लोहे की अगर कोई चादर है, जैसे आपके यहाँ लोहे का मान लीजिए गेट है, एक चादर है और लोहे की चादर वाला गेट है, अगर उसके आप आर पार देखना चाहें तो अगर जब तक उसमें सुराख नहीं होगा तब तक आप नहीं देख पाएंगे, ठीक है। अगर एकदम प्लेन फुल एक लोहे की चादर है तो आप उसके आर पार नहीं देख सकते। तो जो धातु होती हैं वो क्या होती हैं, अपारदर्शी होती हैं, ठीक है। अब जो अधातुएं होती हैं तो कुछ अधातु पारदर्शी होती है, जैसे कि गैस, ऊपर जैसे ऑक्सीजन बताया है, हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस भरपूर मात्रा में 21% है, तब भी क्या है वो हमें दिखते नहीं, हम उसके आर पार देख सकते हैं। कुछ अपारदर्शी होते हैं, ठीक है, जैसे कि गंधक, ये क्या होते हैं, ठोस होते हैं, अपारदर्शी होते हैं। और कुछ पारभासी होते हैं, यानी कि अल्प पारदर्शी होते हैं, जिसके हल्का हल्का दिखता है, ठीक है। तो जैसे कि कोई लिक्विड है, ब्रोमीन द्रव्य है, जो इसके क्या होते हैं, ये पारभासी होते हैं, इनमें हल्का हल्का दिखता है, ठीक है। अब बात करते हैं घनत्व, डेंसिटी और गलनांक। तो घनत्व तो आप सभी जानते होंगे, हम गलनांक पे बात करते हैं। गलनांक क्या होता है, गलनांक वह ताप होता है जिसपे कोई भी ठोस, कोई भी जो सॉलिड है वो लिक्विड स्टेट में बदल जाता है, ठीक है। तो उसको उस मेटल का या उस चीज का गलनांक कहते हैं। जैसे कि जो धातु है,
धातु में सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर, ये क्यों एक्सेप्शन में है, सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के सभी क्या होते हैं, अधिक घनत्व एवं उच्च गलनांक के होते हैं। यानी कि लोहे को जैसे अगर आपको गलाना हो, जैसे लोहा ठोस है उसको गलाना हो तो काफी ताप देना पड़ेगा, तब जाके वो क्या होता है, गलता है, उसका गलनांक बहुत उच्च होता है। लेकिन अधातुओं में ऐसा नहीं होता, इसके ठीक उल्टा होता है, इनका घनत्व भी, डेंसिटी भी कम होती है। यानी कि इसके जो, इसके अंदर जो अणु होते हैं वो भी बहुत पास पास नहीं होते, थोड़े दूर दूर होते हैं। और जो गलनांक होता है ये भी क्या होता है, इसी कारण कम होता है। अब बात करते हैं चमक की, मतलब कि कितना ज्यादा शाइनी है। तो जो धातु होते हैं, मेटल्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा शाइनी होते हैं। तो धातुओं में जो चमक आती है उसको कहते हैं मेटेलिक लस्टर कहते हैं, और हिंदी में इसको कहते हैं धात्विय चमक। लेकिन अधातुओं में जैसे कि ग्रेफाइट, हीरा और आयोडीन के अतिरिक्त अन्य किसी भी अधातु में क्या होती है, चमक नहीं होती है। अब बात करते हैं चालकता की। चालकता क्या होता है कि ये विद्युत सुचालक है या विद्युत कुचालक है। सुचालक मतलब जिसमें विद्युत धारा प्रभावित हो, विद्युत धारा को क्या करे, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सके। और कुचालक का मतलब क्या है, जो विद्युत या ऊष्मा का कुचालक हो, उसमें अगर हम उसको गर्म कर रहे हैं तो उसका एक छोर गर्म होगा, दूसरा छोर नहीं गर्म होगा। अगर उसमें इलेक्ट्रिक करंट दौड़ा रहे हैं तो अगर उसको उसमें प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, नहीं आगे बढ़ता है। तो जो चालकता होती है वो धातु में बहुत ज्यादा होती है। सभी धातु क्या होते हैं, विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे कि आप घर पे चिमटा, जो आप लोग रोटी बनाते हैं तो उसमें चिमटा जो होता है, हम लोग उसे कहते हैं रोटी सेकते हैं। लेकिन अगर चिमटे को ज्यादा देर आप आंच पे रखिए, गैस की आंच पे, तो देखिए जिधर से आप पकड़ते हैं वो उधर गर्म हो जाता है। आप कढ़ाई देख सकते हैं, जो कढ़ाई होती है, लोहे की कढ़ाई, लोहे की कढ़ाई पे जो सब्जी बनाते हैं, तो उस पे भी आप देखेंगे जब वो नीचे से गर्म होती है तो चारों तरफ से वो गर्म हो जाती है। फिर आप देखेंगे कि लोहा का कोई चीज है, उसमें करंट, जैसे आपके कूलर है, कभी कभी बारिश के दिनों में उसमें करंट उतर आता है, ठीक है। तो लोहे में क्या होता है, करंट उतर आता है। तो ये एक तरह से एक उदाहरण है कि ये उष्ण धातु जो होती है वो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। फिर अधातुओं में बात करते हैं कि ग्रेफाइट तथा गैस कार्बन के अतिरिक्त अधातु जो होती है वो ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, ठीक है। जैसे ग्रेफाइट जो है और तथा गैस कार्बन के अतिरिक्त जो अधातु होती है वो ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। कुचालक सुचालक तो मैंने पहले ही बता दिया था। अब बात करते हैं ध्वनि की, कि ध्वनि की मतलब धातु और अधातु पे अगर ध्वनि का कुछ हो तो कैसे सुनाई देता है। जैसे किसी ठोस वस्तु के टकराने पर धातुओं से टंकार ध्वनि उत्पन्न होती है। टंकार ध्वनि आपने, आप कई कई बार आप मंदिर गए होंगे, मंदिरों में आपने देखा होगा घंटी हम लोग बजाते हैं, पीतल का एक रहता है और उसमें बड़ा सा रहता है बीच में, और जब उसको बजाते हैं तो एकदम टंकार, यानी बहुत देर तक वो बजता है, उसकी वाइब्रेशन बहुत देर तक रहती है, बहुत दूर तक सुनाई देती है। तो उसी को कहते हैं टंकार ध्वनि। इस ध्वनि को आप लोगों ने, जो प्राइमरी स्कूल के बच्चों को समझाने के लिए आप इस तरह भी समझा सकते हैं, तो उनके स्कूल में एक लोहे की चकती होती है, गोल सी भारी सी, और उस पे क्या करते हैं, एक लकड़ी का हथौड़ा रहता है, उससे घंटी, यानी कि जितने समय घंटी जो उनके कालांश बीतते हैं तो उसको वो लोग उस पर बजाते हैं तो वो आवाज करती है, तो उसी को क्या कहते हैं, टंकार ध्वनि कहते हैं। और अधातु क्या होती है, ये कोई विशेष प्रकार की ध्वनि नहीं उत्पन्न करते हैं। जैसे आपके पास जो पेंसिल में ग्रेफाइट होता है, अब ग्रेफाइट पे भी अगर देखिए उसमें कोई आप मारना चाहें तो ग्रेफाइट पे कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। फिर आते हैं, अब बात करते हैं रासायनिक गुण। जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि एक तो इसके भौतिक गुण होते हैं, मतलब किसी भी चीज में रसायन विज्ञान में आप अगर उसके अंतर को स्पष्ट करना चाहते हैं तो एक भौतिक गुण से करते हैं और एक रासायनिक गुण से करते हैं। अब बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो धातुओं की जो क्षारीय प्रकृति होती है, ठीक है, जो बेसिक नेचर होता है उसको जानेंगे। तो धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, ठीक है, यानी कि बेसिक होते हैं। परंतु क्या होता है कि जो इसमें एल्युमिनियम और जिंक तथा टिन के जो ऑक्साइड होते हैं वो उभयधर्मी होते हैं, यानी कि दोनों लक्षण प्रदर्शित करते हैं। ये एसिडिक भी होते हैं और क्या होते हैं, बेसिक भी होते हैं। उभयधर्मी मतलब क्या है, जो दोनों के लक्षण प्रदर्शित करते हो। लेकिन अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं, एसिडिक होते हैं। परंतु जो हाइड्रोजन के ऑक्साइड एवं कार्बन के जो मोनो ऑक्साइड होते हैं वो उदासीन। उदासीन का मतलब क्या होता है, ना ही वो एसिडिक में आते हैं ना ही वो बेसिक में आते हैं, वो न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं अम्लों से क्रिया, यानी कि जब यानी कि जब एसिड से रिएक्शन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं। तो जो कुछ धातुएं होती हैं वो अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित, यानी हाइड्रोजन को वहां से हटा देती हैं तथा सॉल्ट बनाती है, लवण बनाती हैं। लेकिन अधातुएं क्या होती हैं, अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती हैं और सॉल्ट नहीं बनाती हैं।
ठीक है। अब आते हैं हाइड्रोजन से संयोग। धातुएं हाइड्रोजन से संयोग यानी कि जुड़ के क्या बनाती हैं, क्या काम करती हैं, उसके बारे में बात करते हैं। अधिकांश जो धातुएं होती हैं वो हाइड्रोजन से संयोग करती ही नहीं है, उनका हाइड्रोजन से कोई लगाव ही नहीं रहता। लेकिन कुछ धातुएं जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन, ये से हाइड्रोजन से क्या करते हैं, संयोग करके अस्थायी यौगिक, यौगिक मतलब दो धातुओं का मिश्रण या दो दो अलग अलग धातु और धातुओं का मिश्रण जो होता है वो यौगिक कहलाता है। और तो अस्थायी यानी टेम्पोररी कंपाउंड बनाती हैं। अब जो अधातुएं होती हैं वो क्या करती है, हाइड्रोजन से संयोग करके स्थायी यौगिक बनाती हैं, यानी एकदम परमानेंट मजबूत जोड़। जैसे कि मीथेन CH4, देखेंगे कि कार्बन के पास भी 4 वैलेंसी होती है और हाइड्रोजन के पास 1 वैलेंसी होती है। तो कार्बन अपना वैलेंसी पूरा करने के लिए हाइड्रोजन के 4 लगा लेता है अपने चारों तरफ और CH4 बना लेता है। ये बहुत ही मजबूत होती है। और मेथेन गैस को और क्या कहते हैं, मार्श गैस कहते हैं। मार्श गैस क्यों ऐसे कहते हैं, क्योंकि ये दलदली स्थानों पर पाया जाता है और दलदली स्थानों को मार्श कहा जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, मार्श गैस कहते हैं। फिर अमोनिया NH3 हो गया। ठीक है, फिर फॉस्फीन PH3 और हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। HCl से तो आप लोग परिचित होंगे, हम लोग के क्या होता है, पेट में पाया जाता है, स्टमक में पाया जाता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है, जो कि हम लोग जो खाना खाते हैं तो जब वो पेट में पहुंचता है तो उसमें जितने भी कीटाणु, हानिकारक कीटाणु होते हैं जो मुंह से बच जाते हैं, मुंह के लार से बच जाते हैं, तो मुंह में कौन सा लार मिलता है, टाइलिन मिलता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, मुंह में जो हम लोग खाना खा रहे हैं उसके जीवाणु को मार देता है। लेकिन उससे भी अगर उस लार से भी कुछ चीज बच जाता है, कोई जीवाणु चालाकी से नजर नजर हटा के पतली गली से पेट में पहुंच जाता है, तो फिर क्या करता है, पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड इंतजार करता रहता है कि आओ यहाँ पे हम आपको अच्छे से मजा चखाते हैं, वहां पे सबको नष्ट कर देता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब बात करते हैं विद्युतीय प्रकृति की, यानी कि इसका इलेक्ट्रिकल नेचर कैसा है। तो धातुएं धन विद्युतीय होती हैं, यानी कि क्या, धातुएं क्या करती हैं जब इनको विद्युत अपघटन किया जाता है। अब विद्युत अपघटन क्या होता है कि जैसे कि धातुओं को इसमें इलेक्ट्रिक प्रभावित की जाती है, यानी कि उसको इलेक्ट्रिक दी जाती है और फिर वो क्या होते हैं, टूटते हैं। ठीक है, तो जब ये टूटते हैं तो फिर क्या होते हैं, ये कैथोड पे एकत्रित होते हैं। धातु मतलब कि जब भी किसी चीज में धातु इलेक्ट्रिक प्रभावित की जाती है तो उसमें एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। तो कैथोड जो होता है वो प्लस पॉइंट होता है और एनोड जो होता है वो माइनस पॉइंट होता है। तो धातुएं धन विद्युतीय होने के कारण कैथोड पर जाकर एकत्रित होती हैं जब उनका विद्युत अपघटन कराया जाता है। लेकिन जो अधातुएं होती हैं वो हाइड्रोजन के अतिरिक्त ऋण विद्युतीय होने के कारण विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर एकत्रित हो जाती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मिश्र धातुएं। अब कुछ धातुएं क्या होती हैं, अन्य धातुओं से मिलकर मिश्र धातु बनाती हैं, जैसे कि पीतल, कांसा। पीतल क्या है, एक मिश्र धातु है जिसमें दो धातुएं मिलकर बनाती हैं। और कांसा भी क्या है, इसमें दो धातुएं मिला के बनाई जाती हैं। लेकिन अधातुएं मिश्र धातु नहीं बनाती हैं। ठीक है, तो ये था आपका पूरा धातु और अधातु में अंतर। अगर आपका कोई इसमें टॉपिक छूट गया हो या कोई चीज नहीं समझ में आई हो या किसी चीज को कोई ऐसा शब्द हो जो आपको ना समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि सर इस शब्द का क्या मतलब है, हमें नहीं समझ में आया। मैं जरूर उसका जवाब दूंगा। तो मिलते हैं कल के नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, लॉकडाउन को फॉलो करिए, कोरोना से बचे रहिए, अगल बगल लोगों में जागरूकता फैलाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।